मुझे सोशल वर्क में इंटरेस्ट है। ध्रुव, पढ़ाई के बाद मैं अपना सारा समय सोशल कॉज को देना पसंद करती हूँ। हाँ मैं समझता हूँ, पर असाइनमेंट सबमिट करने में केवल 2 ही दिन बचे हैं। प्लीज तुम संभाल लेना। पिछले 3 सेमेस्टर से तुम ही मेरी मदद कर रहे हो, इस बार भी देख लेना। इतना कहकर जैस्मीन ध्रुव के काफी करीब आ गई। जैस्मीन और ध्रुव दोनों ही एमबीए कर रहे थे और ये उनका आखिरी सेमेस्टर था। ध्रुव जैस्मीन को चाहता भी था और उसके नखरे भी उठा रहा था। हालांकि अभी तक कुछ कह नहीं पाया था। वो एक साधारण सी फैमिली का सीधा साधा लड़का था। वहीं जैस्मीन बेहद खूबसूरत, अल्हड़ और लापरवाह थी, जिसे पढ़ाई से ज्यादा गरीब बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट था। और पिछले 2 सालों से उसके सारे काम ध्रुव को ही करने पड़ रहे थे। जैस्मीन के नाजुक हाथों का टच ध्रुव को अच्छा लग रहा था, पर अगले ही पल जैस्मीन छिटक कर ध्रुव से दूर हो गई। सामने से कार्तिक आ रहा था। हाय कार्तिक, कैसे हो? जैस्मीन ने कार्तिक को ग्रीट किया। कार्तिक हमेशा ही गलत वक्त पर आ जाता है और ध्रुव को इस बात से भी नफरत थी कि जैस्मीन इस कार्तिक जैसे लड़की को इतना भाव क्यों देती है। ध्रुव ने कई बार नोटिस किया है कि कार्तिक के आते ही जैस्मीन ध्रुव से थोड़ी दूरी बना लेती है। कार्तिक ध्रुव की क्लास में ही पढ़ता था, लेकिन ध्रुव और कार्तिक दोस्त नहीं थे। कार्तिक एक रिच फैमिली का निहायती बिगड़ा हुआ लड़का था और कॉलेज के सारे मवाली लड़कों का लीडर भी। कार्तिक और ध्रुव के बीच कोई बात नहीं हुई और आधे मिनट में जैस्मीन कार्तिक को विदा कर ध्रुव से बोली, ध्रुव चलो, तुम प्लीज संभाल लेना, मुझे जाना है, बाय। ध्रुव बस मुस्कुराकर रह गया। ध्रुव पूरा दिन अपने और जैस्मीन के असाइनमेंट पूरे करने में लगा हुआ था। शाम को जैस्मीन के असाइनमेंट सेंड करने के बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। ध्रुव ने देखा, मैसेज एक पेड पॉर्न साइट से आया था। किसी ने ध्रुव के नाम पर एक एंट्री पास खरीदा था। ध्रुव की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर ध्रुव ने जो देखा उसे देखकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। यार शी सो हॉट। हे सेक्सी, तुम अभी तक कहाँ थी? तुमको अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। लेट नाइट कैफेटेरिया में बैठे ध्रुव को इस तरह के कमेंट्स सुनकर घुटन हो रही थी। ध्रुव गुस्से, निराशा और घुटन के साथ अपने फोन को घूरे जा रहा था। स्क्रीन पर अजीब अजीब कमेंट्स आ रहे थे। कमेंट्स पढ़ने में जितने घटिया लग रहे थे, उससे भी ज्यादा वॉइस कमेंट्स सुनकर ध्रुव को गुस्सा आ रहा था। कैफेटेरिया के एक वेटर ने ध्रुव को काफी देर से इतना सीरियस बैठे देखा तो उसने ध्रुव से पूछ ही लिया, सर आपको कुछ चाहिए? वेटर के आने से ध्रुव को कुछ होश आया, लेकिन ध्रुव ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वेटर कुछ सेकंड्स इंतजार करके चलता बना। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली जैस्मिन? तो ये था तुम्हारा सोशल वर्क? पिछले 2 सालों से तुम सिर्फ मुझे यूज कर रही थी। ध्रुव टूट चुका था। शाम को मोबाइल पर आए लिंक खोलते ही ध्रुव को बहुत बड़ा शॉक तब लगा जब उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन अपने स्ट्रिप शो का प्रमोशन कर रही थी और जो आवाजें ध्रुव के कानों में पड़ रही थी वो उन व्यूअर्स की थी जो जैस्मिन के परफॉर्मेंस को लाइव देख रहे थे। ध्रुव जानता था कि स्क्रीन पर जैस्मिन को एक एक कर अपने कपड़े उतारते देख रहे लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, और इस बात से ध्रुव को और भी ज्यादा घुटन हो रही थी। ध्रुव इतने शॉक में था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि जिसे उसने इतना चाहा, वो लड़की उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। ध्रुव के सवालों के जवाब सिर्फ जैस्मिन ही दे सकती थी। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव जैस्मिन को फोन करता, किसी अननोन नंबर से ध्रुव को फोन आया। हेलो, ध्रुव ने कहा, पर दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। तो ध्रुव, कैसा लगा आज का शो? आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। इतना कहकर उस शख्स ने फोन काट दिया। तभी ध्रुव की नजर स्क्रीन पर चल रहे वीडियो पर पड़ी, जिसे देखकर वो दंग रह गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ओह, तो ये है तुम्हारा खेल कार्तिक। ध्रुव ने कभी सोचा तक नहीं था कि जैस्मिन इस तरह की लड़की होगी। ध्रुव शॉक्ड था। तभी कार्तिक का मैसेज स्क्रीन पर दिखा। You are mine, beauty, and I want to see you in my bedroom. उसके साथ ही स्क्रीन पर एक और मैसेज पॉप हुआ। कार्तिक सेंट 20,000 रुपीज। ये देखकर
ध्रुव ने अपना फोन उठाया और कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। तुम पैसों की भूखी थी जैस्मिन, मैंने तुमको समझने में भूल कर दी। कैफेटेरिया के बाहर कुछ दूर जाकर ध्रुव रुककर सोच रहा था कि जैस्मिन से बात कर उसे बता दे कि वो जैस्मिन की असलियत जान चुका है। जैस्मिन, आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता, जैस्मिन ने उसे बीच में ही काटकर हंसते हुए कहा, ध्रुव तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस सोशल वर्क कर रही थी। अच्छा हुआ तुम्हें सच पता चल गया। मैं तुम्हारी पर्सनालिटी को देखकर तुम्हें कोई पैसे वाला लड़का समझ बैठी थी, पर तुम थे फटीचर। खैर, तुमने मेरी काफी मदद की। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मैं कार्तिक के साथ हूँ। इतना कहकर जैस्मिन ने फोन काट दिया। ध्रुव को समझ आ गया था कि वो आज तक गलत इंसान से प्यार कर बैठा था और जैस्मिन को उसके इमोशंस की वाकई कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रही थी। ध्रुव को जैस्मिन की बात चुभ गई। वो यही सोच रहा था कि पैसा कितना जरूरी है। क्या पैसों के लिए जैस्मिन जैसी गुड लुकिंग लड़कियां इतना गिर सकती हैं? कोई मजबूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी पैसे वाले लड़के से दोस्ती कर लो या घिनौनी हरकत कर पैसे कमा लो। इसी उधेड़-बुन के साथ ध्रुव चलता जा रहा था कि तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या तुम ध्रुव हो? उस शख्स ने ध्रुव को रोककर पूछा। ध्रुव पहले से ही बहुत परेशान था, इसलिए उसने उस अनजान आदमी की बात को अनसुना कर आगे बढ़ने का फैसला किया। ध्रुव को ऐसे चुपचाप जाता देखकर उस शख्स ने पीछे से कहा, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है ध्रुव। लेकिन जब ध्रुव ने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो वो आदमी आगे से बोला, क्या तुम उनके बारे में कुछ जानना नहीं चाहोगे ध्रुव? पापा? ये शब्द सुनते ही ध्रुव थोड़ा ठिठक गया। उसके पापा बचपन में मर चुके थे। माँ ने बताया था कि उसके पापा के मरने के बाद वो नाना नानी के पास वापस आ गई थी। ये सुनकर ध्रुव उस आदमी की तरफ देखकर बोला, मेरे साथ खेलना बंद करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं जानना। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? उस शख्स ने बहुत शराफत से पूछा। बोलो। ध्रुव ने झिड़कते हुए जवाब दिया, मेरा नाम निहाल है, मैं तुम्हारे पापा का खास हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में क्या बताया गया है, पर उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निहाल ने उसे समझाते हुए कहा। ध्रुव ने निहाल को देखा। इस शख्स को उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब ध्रुव को याद आया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग उससे बार बार टकरा रहे थे। यानी ये लोग काफी दिनों से मुझ पर नजर रख रहे हैं। ध्रुव ने मन ही मन कहा, देखो, मुझे तुम लोगों की बातों पर कोई विश्वास नहीं है और प्लीज मेरा पीछे छोड़ो, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। ध्रुव को इन लोगों की बातों से किसी साजिश की बू आ रही थी। वो जल्दी से जल्दी इन लोगों से अपना पीछा छुड़ाकर निकल जाना चाहता था। हमें पता है तुम क्यों परेशान हो। इतना कहकर उस शख्स ने कुछ ही दूरी पर कार में बैठे अपने साथी को इशारा किया और तुरंत ध्रुव के मोबाइल पर एक मैसेज आया। INR 10 crore credited on your account number 322317। मैसेज देखकर ध्रुव हैरान था। उसने इतनी बड़ी रकम केवल अपने सपनों में ही देखी थी। सही कहें तो वो अभी भी जीरो गिनने की कोशिश कर रहा था। ये कोई नई साजिश थी या ध्रुव की जिंदगी कोई नया खेल खेल रही थी? आखिर कौन थे ये लोग, क्या चाहते थे और ये पैसे उसे किसने भेजे थे? ₹10 करोड़? ये कैसा मजाक है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये सपना नहीं है। ध्रुव कभी अपने मोबाइल को तो कभी निहाल को देख रहा था, पर निहाल ऐसे खड़ा था मानो 10 करोड़ नहीं 10 रुपए ट्रांसफर किए गए हों। निहाल ने कहना शुरू किया, ध्रुव, आपके पापा सतविंदर सिंह गिल को आपको और आपकी माँ को छोड़कर जाना पड़ा था क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया था। उस समय उन्हें अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए आप लोगों को छोड़ना पड़ा था। उस समय उस सर्कमस्टांसेस में उनके लिए यही जरूरी था, पर वो हमेशा ही आप लोगों को याद करते थे। अब वो गिल फैमिली के बिजनेस को अगली पीढ़ी को सौंपकर आप लोगों के पास वापस आना चाह रहे हैं। एक पल रुककर निहाल ने ध्रुव की आंखों में झांक कर देखा।
कि वो निहाल की बात पर ध्यान दे रहा है या नहीं। निहाल ने फिर आगे कहा, उन्होंने आपके लिए 2 मैसेज भिजवाए हैं। पहला, अभी आप जितना हो सके उतना लो प्रोफाइल रहें और ध्यान रहे कि आपकी माँ को अब और कोई दुख ना उठाना पड़े। निहाल की बात सुनकर ध्रुव के दिल की धड़कन बढ़ गई। गिल फैमिली? ध्रुव के लिए इतना ही काफी था कि उसके पापा अरबपति हैं, पर उनका गिल फैमिली से क्या लेना देना था। गिल फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप था, जिसका बिजनेस एम्पायर सारी दुनिया में फैला हुआ था। इस फैमिली का दुनिया की किसी भी खबर में नाम नहीं आता था, पर असल में ये फैमिली दुनिया के सभी बैंक्स की भी बैंकर थी। कुछ अनजान सोर्सेस की माने तो फैमिली दुनिया की सबसे रिच फैमिलीज में से एक थी। पिछले साल इस फैमिली की नेटवर्थ कोई $150 ट्रिलियन थी। इस फैमिली के पास दुनिया की टॉप 100 कंपनी के 100% शेयर्स थे और टॉप 500 कंपनीज के 90% शेयर्स, जिसमें यूरोप की एक जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम भी शामिल था। अफ्रीका के ऑयल ट्रेड ग्रुप के 70% शेयर्स और 73% शेयर्स ग्लोबल रेयर अर्थ ग्रुप के भी इसी कंपनी के पास थे, जिससे फैमिली को सालाना डिविडेंड ही $1.3 ट्रिलियन आता था। ध्रुव जैसे आम आदमी को इतने पैसे की बातें समझ में नहीं आएंगी, तो $150 ट्रिलियन को ऐसे समझें कि दुनिया के टॉप 9 रिचेस्ट लोगों की नेटवर्थ इनकम जोड़ने पर भी इस फैमिली के पैसों के बराबर नहीं थी। ये फैमिली लोगों को नहीं, देशों को लोन देती थी। ऐसे समझें कि अगर रिजर्व बैंक को कभी पैसों की जरूरत पड़े तो वो गिल फैमिली से डिमांड करेगी। फिर गिल फैमिली डिसाइड करेगी कि पैसे वर्ल्ड बैंक के मार्फत देने हैं या यूएन की मार्फत। अभी ध्रुव इस बारे में सोच ही रहा था कि निहाल ने फिर से कहा, ध्रुव सर, अगर भविष्य में आपको कभी कोई परेशानी हो तो प्लीज मुझे याद करें। दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसे गिल फैमिली सॉल्व नहीं कर सकती है। इतना कहकर निहाल ने ध्रुव को एक शहर के सबसे पॉश इलाके में शानदार बंगले की चाबी और एक क्रेडिट कार्ड थमा दिया। इसके बाद निहाल ने अपने साथ आए सभी लोगों को लौट चलने को कहा। मैं चलता हूँ ध्रुव सर, अगर कभी कोई जरूरत हो मुझे कॉल करें। ध्रुव को लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रहा हो। अभी निहाल को गए 1 मिनट भी नहीं बीता होगा कि कार्तिक की कॉल आई, जिसे देखकर ध्रुव ने मन ही मन कहा, कार्तिक, तुम जानते थे मैं जैस्मिन को चाहता हूं, पर तुमने जानबूझकर उसे मुझसे छीन लिया। तुम पूरी कलिंग यूनिवर्सिटी के सामने मेरा मजाक बनाना चाहते हो। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम जैस्मिन जैसी लड़कियों के साथ कैसे भी रिलेशन बनाओ, पर अगर तुमने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की तो तुमको भी उतना ही भुगतना पड़ेगा। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अब ध्रुव के पास कार्तिक से कहीं ज्यादा पैसे थे, पर उसे लो प्रोफाइल ही रहना था। ध्रुव का फोन अभी भी बज रहा था। कार्तिक की कॉल आ रही थी। ध्रुव ने फोन उठाया और उसके फोन उठाते ही कार्तिक शुरू हो गया। अभी तक काम पर क्यों नहीं आए? कार्तिक जहां से बात कर रहा था वहां के बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा था। ध्रुव इस शोर को पहचान सकता था। ये शोर गैलेक्सी बार का था, जहां ध्रुव पार्ट टाइम जॉब करता था। कार्तिक ऐसे बात कर रहा था जैसे ध्रुव गैलेक्सी बार में नहीं, कार्तिक के लिए काम करता हो। पर फिर भी ध्रुव ने जवाब दिया, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। ध्रुव अभी भी पोलाइट होकर ही बात कर रहा था, पर कार्तिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता था। छोड़ो ये सब, मुझे बस ये जानना था कि गैलेक्सी बार का सबसे कंफर्टेबल कमरा कौन सा है। तुम्हारा सच्चा प्यार इस समय काफी नशे में है और मुझसे जिद कर रहा है कि किसी कमरे में चलो, तो मुझे लगा कि तुमसे पूछ लूं कि बार का कौन सा कमरा सबसे कंफर्टेबल है। कार्तिक जानबूझकर इस तरह की बेहूदी हरकत कर रहा था। उसने न केवल ध्रुव की गर्लफ्रेंड को उससे छीन लिया था, बल्कि अब वो ध्रुव को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बदतमीजी कर रहा था। पर ध्रुव को इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब फोन पर उसने जैस्मीन की आवाज सुनी। कार्तिक, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो इस बार में केवल सामान लाने ले जाने का काम करता है। वो कभी इतने बड़े बार में ठहरने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो केवल बर्फ, पानी और चखना पहुंचाता है और झूठे बर्तन उठाकर ले जाता है। वो तुम्हें कैसे बताएगा कि सबसे कंफर्टेबल कमरा कौन सा है? इतना कहकर
जैस्मिन जोर से हंसी और फोन काट दिया। कार्तिक ने जानबूझकर ध्रुव को छेड़ा था। ध्रुव बस खून का घूंट पीकर रह गया। अभी ध्रुव खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि जैस्मिन का मैसेज आया। ध्रुव गिल, दोबारा कभी यूनिवर्सिटी में किसी को मत बताना कि कभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। मैं अब कार्तिक के साथ हूँ और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में सुनकर वो हर्ट हो। ध्रुव जैस्मिन से और कोई बात नहीं करना चाहता था, पर फिर जैस्मिन वो पहली लड़की थी जिसे ध्रुव ने चाहा था। क्या तुम्हारे कार्तिक से पहले रिलेशन थे? जिस पर थोड़ी देर बाद जैस्मिन का जवाब आया। हाँ, पहले से ही। सही कहूँ तो मेरे कार्तिक के साथ तूफानी रिलेशन थे। उसके कारण 2 बार अबॉर्शन भी कराना पड़ा। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी साथ 2 कौड़ी के फूल और टेडी से जी भर थी? इसके बाद जैस्मिन ने एक स्माइली भी भेजा था। जैस्मिन सच में बहुत बेहुदगी से जवाब दे रही थी। ध्रुव गुस्से में कांप रहा था। ये अच्छा था कि जैस्मिन जैसी लड़की की सच्चाई समय पर सामने आ गई। अब ध्रुव के पास पैसा था और वो दुनिया के सबसे रिच फैमिली को बिलोंग करता था। आज ध्रुव अपनी जैस्मिन पर उतना ही नाराज था जितना अपनी किस्मत पर खुश था। इसके बाद ध्रुव यूनिवर्सिटी कैंपस के पिछले गेट से बाहर निकलकर शहर की सबसे महंगी वाइन शॉप से 1965 की मार्टिनी लेकर आ गया और बास्केटबॉल कोर्ट में बैठकर अकेला पीने लगा। अभी ध्रुव ने पीना शुरू ही किया था कि उसके रूममेट का मैसेज आया। ध्रुव, तुम्हारी मम्मी तुम्हें महीने का खर्च देने यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में आई है। तुम कहाँ हो? माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अब मैं कमाने लगा हूँ। अब तुम्हें इस तरह से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना खर्च निकाल सकता हूँ। ध्रुव ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। ध्रुव की माँ ने उसे प्यार से देखकर जवाब दिया। अरे, मैं केवल तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई थी। मैं अपने काम के सिलसिले से यहाँ से निकल रही थी तो सोचा तुझे भी देख लूं और तुझे इस महीने का कुछ जेब खर्च भी दे दूं। तुम मेहनत से पढ़ाई करो, अभी कमाने के बारे में मत सोचो। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, बाद में पूरी जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए। अपनी माँ की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराकर कुछ देर उन्हें देखता रहा। माँ अपने कपड़ों को अपनी शॉल से छिपा रही थी। माँ ने पिछले 3 सालों में कुछ भी नहीं खरीदा था। उनके पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं था। ध्रुव ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, चलो माँ, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीद लूं। तुम्हारे पास एक अच्छा कपड़ा नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर माँ थोड़े बनावटी गुस्से के साथ बोली, कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरे काम भर के काफी कपड़े हैं। अभी तुम अपने पैसों को संभाल कर खर्च करो और पढ़ने में मन लगाओ। कपड़े फिर कभी खरीद लेंगे। ध्रुव जिद करते हुए बोला। माँ चलो ना, मैंने सच में अपनी पहली कमाई से तुम्हारे लिए कुछ खरीदने के लिए सोचा था। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से कपड़े खरीद लेता हूँ। थोड़ी देर तक ऐसे ही जिद करने के बाद अंत में माँ चलने को तैयार हो जाती है। ध्रुव अपनी माँ को लेकर एक मॉल में आ गया। ध्रुव केवल कपड़े ही नहीं खरीदना चाहता था, वो अपनी माँ को इस तरह की जगह भी दिखाना चाहता था। ध्रुव चाहता था कि उसकी माँ दुनिया में होते हुए बदलावों को भी देख सके। दोनों ऐसे ही विंडो शॉपिंग करते जा रहे थे। एक स्टोर के सामने मैनिक्विन में लिपटे शॉल को देखते ही ध्रुव की माँ की आंखों में चमक सी आ गई। ध्रुव ने ध्यान दिया कि शॉल वास्तव में काफी अच्छी थी। एक दिन पहले वो उसी स्टोर के सामने से गुजरने के लायक भी नहीं था, पर आज वो चाहता तो पूरा स्टोर खरीद कर अपनी माँ के पैरों में डाल सकता था। आओ माँ, अंदर चलते हैं। ध्रुव और उसकी माँ स्टोर में दाखिल हुए। वो साधारण से कपड़े पहने थे। उन्हें आता हुआ देखकर स्टोर अटेंडेंट उन्हें ग्रीट करने आ गई। हेलो सर, हेलो मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ध्रुव ने स्टोर अटेंडेंट को देखा। उसकी ड्रेस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसका नाम पढ़कर ध्रुव ने उसे नाम से बुलाते हुए कहा, हाय डेजी, मैं अपनी माँ के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। क्या आप बाहर मैनेकिन में जो शॉल लगे हैं उनमें से कुछ दिखा सकते हैं? स्टोर अटेंडेंट ध्रुव और उसकी माँ को थोड़ी बुरी नजरों से देखकर आर्रोगेंटली जवाब देती है, ओके सर, हमारा स्टोर ना थोड़ा महंगा है। मुझे नहीं लगता यहाँ आप लोगों के लिए कुछ मिलेगा। स्टोर अटेंडेंट ध्रुव और उसकी माँ का रास्ता रोककर खड़ी थी। इसके साथ ही उसने स्टोर के एक मेंबर को फर्श की ओर इशारा किया। दूसरा शख्स कोने में खड़ा था।
वो वैक्यूम लेकर उस जगह को साफ करने लगा जहां ध्रुव और उसकी माँ खड़ी थी। स्टोर अटेंडेंट काफी एरोगेंट थी। अपनी इस हरकत से उसने बगैर बोले कह दिया था कि आप लोग बाहर निकल जाइए। ध्रुव को उसका ये तरीका पसंद नहीं आया था। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपका? जिस पर स्टोर अटेंडेंट ने बहुत लापरवाही से जवाब दिया, मतलब ये है कि आप लोग इस स्टोर के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज आप अपना और हमारा टाइम वेस्ट ना करें। इतना कहकर स्टोर अटेंडेंट ने अपनी भौं ऊपर उठाकर लक्ष्य को देखा। लक्ष्य उसकी इस बेहुदी हरकत से नाराज था। अभी वो कुछ जवाब देता तभी माँ ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, सॉरी, मेरा लड़का मेरे लिए कुछ खरीदना चाहता था। हमें नहीं पता था ये स्टोर इतना महंगा है। चलो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। पर ध्रुव अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हटा। उसने अपनी जेब से अपना कार्ड निकालकर स्टोर के अटेंडेंट के हाथ में रखते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके स्टोर के कपड़े कितने महंगे हैं जिन्हें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एक दिन पहले अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद ध्रुव इस बेइज्जती का घूंट पीकर स्टोर से बाहर निकल जाता। पर आज वो अलग था। पर स्टोर अटेंडेंट ने इतना अजीब सा कार्ड पहले कभी नहीं देखा था। ये कार्ड ध्रुव को निहालने दिया था, जिसमें उसकी फैमिली का बैज भी था, द गिल फैमिली। ये कार्ड बैंक ने स्पेशली गिल फैमिली के लिए डिजाइन किया था। इसमें कहीं भी बैंक का नाम नहीं था। पूरे कार्ड में केवल गिल फैमिली के लोगों और द गिल फैमिली के अलावा और कुछ नहीं था। कार्ड को आगे पीछे से देखने के बाद स्टोर अटेंडेंट डेजी ने कार्ड को कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए कहा, मैंने कहा ना, ये स्टोर काफी महंगा है और हमारी रेंज ही 3 लाख रुपए से शुरू होती है। तुम अपने स्टूडेंट अकाउंट से यहाँ कुछ नहीं खरीद पाओगे। चलो मेरा टाइम बर्बाद मत करो और बाहर निकलो। तुम तुरंत बाहर नहीं निकले ना तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। स्टोर अटेंडेंट की हरकत को देखकर ध्रुव गुस्से में कुछ कहने जा रहा था कि तभी एक मैच्योर और पोलाइट आवाज गूंजी, क्या तुम इस तरह से कस्टमर्स को ट्रीट करती हो? इस आवाज को ध्रुव ने देखा। इस आवाज के साथ ही डेजी भीगी बिल्ली की तरह दुबक गई। स्टोर से आ रही वैक्यूम क्लीनर की आवाज बंद हो गई। स्टोर का सारा स्टाफ अपना अपना काम करने लग गया। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा। शानदार कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का काफी हैंडसम शख्स सामने खड़ा था। उसे देखकर डेजी इतना ज्यादा डर गई थी कि उसके हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया। कौन था ये शख्स? क्या ये पहचानता था ध्रुव को? क्या ध्रुव आज कुछ खरीद पाएगा अपनी माँ के लिए? मिस्टर गहलोत, आप? स्टोर अटेंडेंट ने जब सामने तेज सिंह गहलोत को खड़े हुए देखा तो वो चौंक गई। वो अपने कस्टमर से सच में बहुत बुरे तरीके से पेश आ रही थी। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि अचानक से मैनेजर ब्रांच स्टोर में आ जाएंगे। आमतौर पर ऐसे हाई लेवल के मैनेजमेंट कभी ब्रांच स्टोर में नहीं विजिट करते थे। सर, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? डेजी ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा। गहलोत को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी बात कहता गया, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के दिनों में समझाया था कि हमारा हर कस्टमर हमारे लिए वीआईपी गेस्ट है और तुम अपने वीआईपी गेस्ट को ऐसे ट्रीट करती हो। ज्यादातर इस लेवल का मैनेजमेंट स्टाफ अपने मन के भावों को अपने चेहरे पर नहीं आने देता। सभी आमतौर पर एक शांत और गंभीर चेहरे के साथ बात करते थे। इसीलिए डेजी समझ नहीं पाई कि असल में मिस्टर गहलोत इस बात से काफी नाराज थे और डेजी अपने बचाव में कहने लगी, आई एम सॉरी सर, पर अभी तक आप सिचुएशन समझ नहीं पाए हैं। ये हमारे कस्टमर नहीं है। असल में ये लोग यहाँ के कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। केवल वो वीआईपी जो हमारे कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं उनका हमारे यहाँ स्वागत है। पर ये लोग बेकार में हमारा टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू है सर, और मैं अपनी प्रोडक्ट की रेपुटेशन को बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ। डेजी ने अपनी अक्ल के हिसाब से जवाब दे तो दिया। गहलोत अब अपने कस्टमर के सामने डेजी जैसी कम अक्ल के साथ ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं था। वो शांति से ट्रैश कैन के पास गया और उस कचरे के डिब्बे जिसमें फलों के छिलके, बीज और ढेर सारी रद्दी पेपर्स पड़े थे, गहलोत ने खुद झुककर कचरे के डिब्बे में से ध्रुव का कार्ड निकाला। उसे सैनिटाइजर से साफ किया। डेजी को शर्मिंदा करने के लिए इतना काफी था। पर हैरत की बात तो ये थी कि गहलोत खुद ही डर और हैरानी से कभी कार्ड को
तो कभी ध्रुव को देख रहा था, और वो ऐसे देख रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। गहलोत ने हैरत से डरते हुए पूछा, सर, क्या ये आपका कार्ड है? गहलोत कभी कार्ड को तो कभी ध्रुव को देख रहा था। ध्रुव ने बहुत ही कैजुअल टोन में शांति के साथ कहा, हाँ। डेजी गहलोत को इस तरह से काम करता देखकर थोड़ी शर्मिंदा तो थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गहलोत उस आम से कस्टमर को ऐसे क्यों देख रहा था। डेजी ने आगे बढ़कर कहा, मिस्टर गहलोत, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मुझे कस्टमर का कार्ड इस तरह से कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकना चाहिए था, लेकिन मैं आपका इस तरह का बिहेवियर देखकर थोड़ी परेशान हूँ। अभी डेजी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि गहलोत जोर से उसे डांटते हुए बोला, शट अप और जाकर हमारे वीआईपी कस्टमर्स के लिए चाय बनाओ। बाय द वे, मैं तुम्हें साफ बता दूं कि इस साल तुम्हें तुम्हारा बोनस और ईयर एंड रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं। अगर तुम्हें यह गलत लग रहा है तो अभी इसी समय रिजाइन कर दो। गहलोत बिजनेस टूर में देश विदेश जाता था और कई बार विश्व के कई बड़े बिग शॉट लोगों से मिल चुका था। वो इस तरह के बैंक कार्ड को पहचानता था। अच्छी बात ये थी कि वो समय पर आ गया, नहीं तो आज वो ध्रुव जैसे बिग शॉट को न केवल खो देता बल्कि नाराज भी कर सकता था। उसकी इस हरकत से यहाँ जो नुकसान होता वो तो होता ही, उनका इंटरनेशनल बिजनेस भी इससे अफेक्ट हो जाता। उसने ध्रुव का कार्ड अच्छे से साफ कर ध्रुव को वापस करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मैं अपने स्टाफ की तरफ से माफी मांगता हूँ। आप प्लीज अंदर आइए। आप लोग अपने लिए कुछ पसंद कीजिए। मैं हमारे स्टोर की तरफ से माफी के तौर पर आपके लिए कुछ निकालता हूँ। गहलोत को इस तरह से बात करता हुआ देखकर ध्रुव समझ गया था कि गहलोत इस कार्ड के बारे में अच्छे से जानता है। ध्रुव ने कहा, मुझे जो भी लेना होगा उसके लिए पे कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता आपका स्टोर हमें यहाँ पसंद कर रहा है। गहलोत ने तुरंत अपना सिर हिलाकर फिर से माफी मांगी। वो आमतौर पर बहुत शांत रहता था, और इस समय उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गहलोत अच्छे से जानता था कि उसके सामने जो लड़का खड़ा था उसे नाराज नहीं किया जा सकता था। गहलोत को छोड़ो, उसके लग्जरी ब्रांड के पूरी बिजनेस चेन में कोई भी इस लड़के को नाराज नहीं कर सकता था। गहलोत ने तुरंत अपनी जेब से 2 गोल्डन कार्ड्स बाहर निकाले और ध्रुव को सौंपते हुए कहा, सर, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी स्टोर अटेंडेंट को नासमझ समझकर आप माफ कर देंगे। वो आप लोगों को पहचान नहीं पाई। इसमें सबसे बड़ा कसूर आपकी सादगी का है। मैं सोचता हूं कि आप अपनी सादगी के कारण हमें माफ कर देंगे। और सर, हमारी तरफ से इस गोल्डन मेंबरशिप कार्ड को आपको ऑफर करने में मुझे काफी खुशी होगी। प्लीज इसे एक्सेप्ट करें सर। ध्रुव ने जब स्टोर मैनेजर को इतने अच्छे से बात करते हुए देखा तो उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। वैसे भी उसे पहली बार इतनी रिस्पेक्ट मिल रही थी। ध्रुव ने स्टोर मैनेजर की रिक्वेस्ट मानते हुए गोल्डन मेंबरशिप कार्ड ले लिए। इन गोल्डन मेंबरशिप कार्ड से ध्रुव दुनिया में जब तक इस ब्रांड स्टोर में शॉपिंग करेगा वो फ्री रहेगी। ध्रुव ने पूछा, क्या आप सच में मुझे जानते हैं? गहलोत ने एक पल सोचकर कहा, आई एम सॉरी सर, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप लोगों से टच बना सकूं। हालांकि मैंने यूरोप में एक बार एक मीटिंग अटेंड की थी हमारे अपने ब्रांड की। वहां हमारे ब्रांड के चेयरमैन के साथ एक सज्जन बैठे थे। मैंने उनके हाथ में ये कार्ड देखा था। उनके कार्ड में भी ऐसा ही एक निशान बना था। ध्रुव ने मुस्कुराकर गहलोत को देखा कि तभी उसकी नजर स्टोर के अटेंडेंट पर पड़ी और वो डर और हैरानी से कभी ध्रुव को तो कभी गहलोत को देखे जा रही थी। ध्रुव को धीरे धीरे ताकत का नशा चढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। मिस्टर गहलोत, एग्जैक्टली ये कौन था? डेजी पिछले कई सालों से इस लग्जरी स्टोर में काम कर रही थी और उसने कभी गहलोत को इतना पोलाइटली बात करते हुए नहीं देखा था। उनकी पोलाइटनेस में एक डर साफ दिख रहा था। गहलोत ने डेजी की तरफ देखकर इमोशनलेस चेहरे के साथ कहा, डेजी, आज तुमने हम सबको मरवा ही दिया था। अगर तुम्हारे कारण वो शख्स नाराज हो जाता तो केवल तुम्हारा स्टोर ही नहीं, हमारे पूरे ब्रांड की बिजनेस चेन ही बर्बाद हो गई होती। और अगर उसने तुम्हें माफ न किया होता तो मुझे तुम्हारे साथ साथ इस शहर के नहीं पूरे देश के सारे स्टोर बंद करने पड़ते और मुझे अपने यूरोपियन बॉसेस को जवाब देना भारी पड़ जाता। ट्रेनिंग के समय तुमसे कहा गया था कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना। गहलोत की बात सुनकर डेजी हैरानी से गहलोत को देख रही थी, पर अभी भी उसे मामले की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं हो पा रहा था।
ऐसा कौन था वो? गहलोत ने उसकी मासूमियत पर उसकी तरफ हंसते हुए देखकर कहा, हमारे पास इतना राइट नहीं है कि हम उसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश भी करें। तुम बस इतना समझो कि जिस कार्ड को तुमने डस्टबिन में डाल दिया था वो कार्ड उसे स्विस बैंक ने इशू किया था। गहलोत की बात सुनते ही डेजी के शरीर में डर की सिरहन दौड़ गई। स्टोर के सभी लोगों ने साफ देखा कि डेजी के पैर कांप रहे थे। उसकी समझ में आ गया था कि गहलोत डरने का दिखावा नहीं कर रहा था, वो सच में डरा हुआ था। शॉपिंग करने के बाद ध्रुव माँ के साथ खाना खाने गया। वहां से टैक्सी कर उसने माँ को वापस भेज दिया। अभी ध्रुव यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। ध्रुव के मोबाइल में लगातार मैसेजेस आ रहे थे। मोबाइल बगैर देखे ध्रुव समझ गया कि ये मैसेज उसे कार्तिक भेज रहा होगा। ध्रुव ने मोबाइल खोला और कार्तिक ने मैसेज भेजा था। ध्रुव, आज तुम काम पर नहीं आ रहे हो क्या? अगर तुम आ रहे हो तो याद करके प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेते आना। मैंने उससे वादा किया है कि अगर वो मुझे बेडरूम में सेटिस्फाई करेगी तो मैं उसे आज लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा परफॉर्मर बना दूंगा। अच्छा होगा कि तुम जल्दी से प्रोटेक्शन के लिए कुछ ले आओ। मैं उसे दोबारा प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ेगी। ध्रुव ने अपने फोन में उस लाइव ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन को खोला जिसमें जैस्मिन अपना लाइव परफॉर्मेंस देने जा रही थी। ध्रुव को ये देखकर कोई हैरत नहीं हुई कि जैस्मिन दुनिया के सामने लाइव परफॉर्म कर रही थी। उस लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में कार्तिक भी जैस्मिन के पीछे खड़ा था। अगर पहले कभी ध्रुव ने ये नजारा देखा होता तो उसे जैस्मिन और कार्तिक दोनों पर बहुत गुस्सा आता, पर अब वो दोनों की हकीकत जान चुका था। इसके अलावा अब ध्रुव भी पहले वाला ध्रुव नहीं रहा था। जैस्मिन के पीछे सैकड़ों लोग पागल थे, पर जैस्मिन कभी किसी को अपने लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में आना अलाउ नहीं करती थी। ये हैरानी की बात थी कि कार्तिक जैस्मिन के लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में मौजूद था और जैस्मिन लाइव अपना बेहुदा परफॉर्मेंस दे रही थी। जैस्मिन अपने शरीर की नुमाइश कर रही थी और लोग उसे देखकर पागल होते जा रहे थे। अपनी हॉट परफॉर्मेंस के बाद जैस्मिन मुड़ी और कार्तिक के गले लिपटकर उसे लगातार किस करने लगी। लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में उसकी इस हरकत को देखकर हल्ला मच गया। दूसरी तरफ कार्तिक ने अपना मोबाइल उठाया और जैस्मिन के लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में 40,000 रुपए डाल दिए। लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में कमेंट तैरने लगे, सो कूल कार्तिक, तुमने अब तक 1 लाख रुपए उसे दिए हैं। इतने पैसे कई स्टूडेंट्स के कई महीनों के खर्च के बराबर थे। दरअसल आज जैस्मिन इस एप्लीकेशन में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए ये सब कर रही थी। अगर उसके परफॉर्मेंस को ज्यादा लोग देखेंगे और उस पर पैसों की बारिश करेंगे तो जैस्मिन की रैंकिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा कार्तिक ने उसे फर्स्ट रैंक तक पहुंचाने का वादा किया था। कार्तिक जैसे रईस लड़के के लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते थे। कार्तिक, तुम्हें पाकर मैं खुश हूँ। जैस्मिन ने कार्तिक की गोद में बैठते हुए बहुत ही सेडक्टिव आवाज में कहा। उस लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में जैस्मिन अकेली ऐसी थी जिसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देख सकते थे, और उसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे जिनके पास आमतौर पर इतने पैसे नहीं होते थे। इस तरह जैस्मिन जैसी लड़कियों पर पैसे फेंकना सबके बस की बात नहीं थी। ये केवल रईस बाप की बिगड़ी औलादों के शौक थे, और ज्यादातर लड़के अगर शो मुफ्त में अवेलेबल हो तो उसे देख लेते थे। अगर सही कहें तो किसी भी मॉडल के परफॉर्मेंस में अगर 80,000 से 1 लाख रुपए तक आ जाएं, तो वो टॉप 10 परफॉर्मर्स की लिस्ट में आसानी से आ जाती थी। पर कार्तिक ने जैस्मिन के लिए 2.5 लाख रुपए एक बार में ही डाल दिए। इससे ये तय था कि जैस्मिन इस हफ्ते की टॉप परफॉर्मर बन जाएगी। हालांकि जैस्मिन ने जब परफॉर्मर रैंकिंग लिस्ट को देखा तो हैरान थी कि उसका नाम टॉप 10 में भी नहीं था। जैस्मिन ने चेक करने के लिए जब सभी परफॉर्मर्स का चार्ट खोला तो देखा किसी ने जैस्मिन को छोड़कर बाकी परफॉर्मर्स पर 5 लाख रुपए डाल दिए थे। जैस्मिन हैरान थी। ये इम्पॉसिबल है। अभी कुछ सेकंड्स पहले जैस्मिन दूसरे नंबर पर थी और अचानक खिसक कर 11वें पायदान पर खिसक गई थी। जैस्मिन को लगा जैसे जरूर सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई होगी, पर आज परफॉर्मर का रेट 5 लाख से शुरू हो रहा था। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। कार्तिक, अब हम लोग क्या करेंगे? बाकी सभी के रिवॉर्ड मुझसे ज्यादा हैं। जैस्मिन कार्तिक से पूछ ही रही थी। कार्तिक ने जैस्मिन को अपनी गोद में बिठाते हुए इशारा किया कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में उससे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं था। इसके अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कार्तिक से पंगा ले सके। कार्तिक ने जैस्मिन को रिलैक्स करने के लिए कहा, डोंट वरी, मैं अभी तुम्हारी रैंकिंग बढ़ा देता हूँ।
इतना कहकर कार्तिक ने जैस्मिन के अकाउंट में सीधे 8 लाख रुपए डाल दिए। इतने पैसों के आते ही जैस्मिन की रैंकिंग एक पल में टॉप 10 में आती दिखने लगी, पर अगले ही पल वापस टॉप 10 से बाहर हो गई, क्योंकि आज टॉप 10 लिस्ट में आने के लिए मिनिमम अमाउंट 15 लाख रुपए थे। हैरानी से कार्तिक ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम खोलकर देखा तो पता चला कि बाकी सभी के अकाउंट्स में एक शख्स पैसे डाल रहा था, जिसका यूजर नेम था एक लूजर और एक चुड़ैल। ध्रुव? कार्तिक और जैस्मिन के मुंह से एक साथ निकला, एक लूजर और एक चुड़ैल। इस यूजर के नाम को सुनते ही दोनों के दिमाग में एक ही नाम आया था, पर अगले ही पल दोनों ने इस पॉसिबिलिटी से इनकार कर दिया। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ध्रुव के पास इतने पैसे हो सकते हैं। कार्तिक, क्या तुमने कभी किसी को नाराज किया था या किसी की बेइज्जती की हो? जैस्मिन ने कार्तिक से पूछा, क्योंकि बहुत तेजी से जैस्मिन को छोड़कर बाकी सभी की रेटिंग बढ़ रही थी। जैस्मिन की बात सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ गया। अगर किसी की बेइज्जती की भी थी तो इस समय ऐसा कौन है जो पैसों के मामले में कार्तिक से पंगा ले, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में कार्तिक से ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं था। कार्तिक ने इस बार एक बहुत बड़ा अमाउंट, लगभग 16 लाख रुपए जैस्मिन के अकाउंट में डाले। इसके साथ ही जैस्मिन की रैंकिंग नंबर 1 पोजीशन में पहुंच चुकी थी। जैस्मिन अब थोड़ा रिलैक्स कर बगल में रखे बियर मग को उठाकर पीने ही जा रही थी कि रैंकिंग लिस्ट फिर से चेंज हो गई और जैस्मिन फिर से टॉप 10 से बाहर हो गई। इस समय 10वीं पोजीशन में पहुंचने के लिए भी कम से कम 20 लाख रुपयों की जरूरत थी। ये आखिर चल क्या रहा है? जैस्मिन ने फिर से टॉप 10 कंटेस्टेंट्स के अकाउंट में जाकर देखा। इस बार एक ही यूजर आईडी से सभी के अकाउंट में पैसे भेजे गए थे। नो टॉप 10 फॉर लूजर एंड चुड़ैल। जैस्मिन ने जब ये देखा तो वो कार्तिक से बोली, कार्तिक, तुमको मेरी मदद करनी होगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम जो कहोगे मैं करूँगी। जैस्मिन खुद भी जानती थी कि भले ही वो कार्तिक को और पैसे डालने के लिए कह रही थी, पर 20 लाख के ऊपर जाने के बाद कार्तिक के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा। और कार्तिक को डर था कि वो जो भी हो, कार्तिक और जैस्मिन को जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए ये कर रहा था। कार्तिक अगर पैसे डाल भी देगा तो हो सकता है वो बंदा बेट बढ़ाकर डबल भी कर सकता है। वो जो भी है काफी पैसे वाला लग रहा था। कार्तिक कुछ नहीं कर सकता था। उसने जैस्मिन को धीरज देते हुए कहा, जैस्मिन, क्यों ना तुम अगले हफ्ते फिर से ट्राई करो। मुझे लगता है वो लोग अपनी लिस्ट अगले हफ्ते फिर से अपडेट करेंगे। जैस्मिन को लिस्ट में टॉप 10 में पहुंचाने के लिए कार्तिक को 1 करोड़ रुपए भी कम लग रहे थे। जैस्मिन खुद भी जानती थी कि इतना बड़ा अमाउंट कार्तिक जैसे रिच लड़के के लिए भी ज्यादा थी, पर जैस्मिन पिछले 2 हफ्तों से खुद को टॉप पोजीशन में दिखाने के पोस्ट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डाल रही थी। अगर पता चला कि वो टॉप पोजीशन तो छोड़ो, वो टॉप 10 में भी नहीं आ पाई है, तो उसका मजाक बनाने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी। जैस्मिन ने अपनी आखिरी कोशिश की। कार्तिक, क्या तुम प्लीज? जैस्मिन की बात खत्म करने से पहले ही कार्तिक ने कहा, जैस्मिन, एक काम करो, तुम अभी घर जाओ और थोड़ा रेस्ट करो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जैस्मिन को रियलाइज हो गया कि कार्तिक अब आगे बेट लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर वो अभी कार्तिक को छोड़ नहीं सकती थी। अगर उसने कार्तिक को इरिटेट किया तो वो और भी मुश्किल में आ सकती है। जो भी हो, कार्तिक काफी पैसे वाला लड़का था और जैस्मिन ने उसे फंसाने के लिए काफी पापड़ बेले थे, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कह सकती थी जो कार्तिक को हर्ट करे। मौके की सीरियसनेस को समझते हुए जैस्मिन ने कहा, कार्तिक, अगर ऐसी बात है तो मैं रूम में जा रही हूँ। वहीं मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। उधर ध्रुव इन सारी बातों को सुन रहा था। दूर अपने सिस्टम में बैठा यहाँ की हर बात को आसानी से देख सुन रहा था। जैस्मिन अपने कमरे में चली गई और कार्तिक अपनी ही हार का गम भुलाने के लिए बाहर में आया। अपनी हार को भुलाने के लिए कार्तिक किसी को ढूंढ रहा था जिस पर वो अपना गुस्सा उतार सके। ध्रुव को देखते ही कार्तिक जोर से हंसकर बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने तुमसे प्रोटेक्शन लाने को कहा था, लाए। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, नहीं तो आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाती। ध्रुव बहुत गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी पर कहा कुछ नहीं। उधर जब कार्तिक ने देखा कि ध्रुव पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर ध्रुव के मुंह पर मारते हुए कहा,
साले मेरी शक्ल क्या देख रहा है? ले पकड़ अपनी डिलीवरी फीस और बाकी के पैसे टिप समझ कर रख लेना। अब मेरे कॉन्डम मुझे दे और चल निकल यहाँ से। पर ध्रुव कार्तिक की इन सब हरकतों से बिल्कुल भी हैरान नहीं था। आज कार्तिक ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, आज ध्रुव कार्तिक को उसका डबल वापस देने वाला था। आज तक पैसों की वजह से ध्रुव को काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था, पर अब ध्रुव वो पहले वाला ध्रुव नहीं था। कार्तिक ने शराब की एक बोतल उठाकर ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट देखना चाहता है तो क्या किया जा सकता है? अब सामने क्या खड़ा है? चल भाग यहाँ से। इतना कहकर कार्तिक ने ग्लास में भरी हुई शराब ध्रुव के मुंह पर फेंक दी। अब अपना और मजाक मत बनवाओ, जाओ यहाँ से। तुमको खुश होना चाहिए कि कार्तिक ने तुम्हें इतनी महंगी शराब चखने का मौका दिया है, नहीं तो सारी जिंदगी इस शराब को चख भी नहीं पाते। कार्तिक के बगल में खड़े लड़के ने ध्रुव को धक्का देकर पीछे हटाते हुए कहा, 2 मिनट, मैं तुम्हें और तुम सबको 2 मिनट दे रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। इस आवाज को सुनकर सभी ने हैरानी के साथ देखा। कार्तिक को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। कार्तिक ने ध्रुव को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इसे तो चखते ही चढ़ गई है। इसलिए इन गरीबों को यहाँ आने नहीं दिया जाता। अबे तू पागल तो नहीं हो गया है, या कोई नशा तो नहीं कर लिया तूने? क्या बोला? एक बार फिर से बोल जरा, मुझे ठीक से सुना ही नहीं दिया। मैंने कहा निकलो यहाँ से अभी। ध्रुव ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक दोनों हाथ फैलाकर जोर से हंस दिया। फिर ध्रुव को अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, तू कौन है बे जो मुझे ऑर्डर दे रहा है? या सच में तेरा दिमाग फिर गया है या तुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है? मैं साल का 10 लाख रुपए इस बार का देता हूँ, तो तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? ध्रुव ने उसे देखा और पीछे मुड़कर चला गया। पीछे से कार्तिक के गुर्गे हूटिंग करने लगे। इतनी जल्दी सारी हवा निकल गई? ऐसे दुम दबा के भागना ही था तो पंगा क्यों लिया? ध्रुव चुपचाप चलता हुआ बार काउंटर तक गया और वहां रखा एक माइक्रोफोन उठाकर अपना गला साफ कर बोला, यहाँ मौजूद सभी लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दें। ध्रुव की आवाज के साथ ही पूरे बार में शांति छा गई और सभी लोग कंफ्यूजन के साथ बार काउंटर की तरफ देखने लगे। पर बार काउंटर पर जाने पहचाने वेटर को देखकर लोग हैरत में आपस में बात कर रहे थे। ये तो ध्रुव है, ये क्या करने जा रहा है? ध्रुव गैलेक्सी बार में कई सालों से काम कर रहा था और बार में अक्सर आने वाले लोग उसे जानते थे। ध्रुव की इमेज एक सीधे साधे लड़के की थी और लोगों का मानना था कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जैसी कोई चीज ही नहीं थी। कहने की जरूरत नहीं थी कि इतने महंगे क्लब के इस बार में हाथ में माइक्रोफोन लेकर इस तरह से बोलना ध्रुव के लेवल से बड़ा काम था। वो तो रोज आने वाले लोगों से भी सीधी नजर मिलाकर बोल नहीं पाता था। माइक्रोफोन नीचे रखो और तुरंत नीचे आ जाओ ध्रुव, एक वेट्रेस ने ध्रुव को समझाते हुए कहा। ध्रुव ने जवाब में उससे कुछ नहीं कहा और कार्तिक की तरफ देखकर बोला, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पैसे वाले हो? कार्तिक सामने खड़ा था और उसे ध्रुव की ये हरकत थोड़ी बचकानी लग रही थी, पर ध्रुव आगे कहता गया, तो गैलेक्सी बार में आए मेरे सभी दोस्तों, आज रात आपके सारे खर्चे मेरे हुए, तो आप आज रात इस बार की सारी शराब खत्म कर दो और बिल मुझ पर डाल दो। इसके बाद ध्रुव ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर इस लूजर और इसके साथ जो चुड़ैल आती है, ये ट्रीट उनके लिए नहीं है। इसके बाद ध्रुव ने कैशियर की तरफ देखकर कहा, मैंने सारा पेमेंट कर ही दिया है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस लूजर को तुम बाहर निकाल दो। कैशियर अभी भी पैसे गिन रहा था। कुल 20 लाख रुपए थे। ये तो केवल ध्रुव ने एडवांस के तौर पर दिए थे। आज रात की सेल तो बहुत ज्यादा होनी थी। कैशियर ने खुशी के साथ गर्दन ऊपर उठाकर इशारा करते हुए गैलेक्सी बार के एक स्टाफ की ओर इशारा करते हुए कहा, सारा पेमेंट हो गया है। बार में बैठे लोग ध्रुव के इस अनाउंसमेंट को सुनकर पहले से ही खुश थे। कैशियर के अनाउंसमेंट के बाद सभी खुशी से पागल हो गए थे और सभी कार्तिक को देखकर हूटिंग करने लगे। Get out now! Get out now! इस हूटिंग के बीच एक तेज आवाज आई, तुमने सुना नहीं क्या? लूजर और चुड़ैल के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। ये सब देखकर कार्तिक दंग रह गया था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। आज तक उसी ने हर किसी को इस तरह से बेइज्जत किया था, पर आज पहली बार उसे किसी ने आईना दिखाया था, और दिखाया भी किसने?
जिसे वो हमेशा बुली करता रहा, ध्रुव। कार्तिक दौड़ता हुआ फ्रंट डेस्क के पास पहुंचा और वहां से पता चला कि ध्रुव ने सच में सारा बिल पे कर दिया था और फ्रंट डेस्क में कुछ लोग ध्रुव के नाम का बोर्ड लगा रहे थे। कार्तिक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और उसने हैरत से पूछा, ध्रुव, तुम इतना पैसा कहां से लाए? तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? ध्रुव ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उससे कहा, मैंने कहा निकलो यहाँ से। ध्रुव के इतना कहते ही पीछे से कुछ लोग कार्तिक को छेड़ने लगे। चलो भागो यहाँ से, आज की पार्टी ध्रुव की तरफ से। कम ऑन, यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो। अब अच्छे बच्चों की तरह चलो, भागो यहाँ से। कार्तिक इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोला, तुम रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। मैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर राज करता हूँ। इस बार तुम जीते, आगे देखो। ध्रुव ने उसे देखकर बहुत आराम से कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब तुम देखो तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हुए। आगे समय बहुत बुरा आने वाला है, अब तुम थोड़े सीरियस हो जाओ। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक हैरान था। ध्रुव की बात का क्या मतलब हो सकता है? ध्रुव जैसा फटीचर इंसान एक रात में इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? ये नामुमकिन है, क्योंकि कार्तिक एक पैसे वाली फैमिली से था। वो इतना जरूर जानता था कि पैसे वाले लोग अपने पैसों को यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा होता है, जिसके प्रॉफिट से वो लोग राज करते हैं। पर एक गरीब आदमी इस तरह से पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। ध्रुव ने आज जैस्मिन को टॉप 10 से दूर रखने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे और अभी उसने 20 लाख रुपए गैलेक्सी बार में डाल दिए। कार्तिक इतनी आसानी से जाने वालों में नहीं था। उसने जाते जाते कहा, ध्रुव गिल, मैं नहीं जानता तुम ये पैसे कहां से लाए हो, पर मेरे पास भी पैसों की कमी नहीं है। अगर गैलेक्सी बार में मुझे जगह नहीं मिलती तो मैं भी इस बार में नहीं आऊंगा। इतना कहकर कार्तिक ने एक बोतल उठाकर ध्रुव की तरफ फेंकते हुए अपने गुर्गों से कहा, चलो चलो। रुको। ऐसा लग रहा था ध्रुव कार्तिक को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। ध्रुव के कहने पर कार्तिक ने पलटकर पूछा, अब क्या प्लान था ध्रुव का? कार्तिक जानता भी है उसका पाला किससे पड़ा है। क्या होगा जैस्मिन का? अब क्या चाहते हो? ध्रुव ने बिल डेस्क पर जाकर कहा, मुझे लगता है कार्तिक ने अभी तक अपना बिल पे नहीं किया है। ध्रुव ने कार्तिक का बिल निकलवाया और कैशियर को बिल देकर कार्तिक के पास भेजा। बिल देखकर कार्तिक गुस्से में बोला, केवल 60,000 रुपए। इतना कहकर कार्तिक ने अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर कैशियर की तरफ फेंकते हुए कहा, इससे ले लो। कैशियर ने अपनी मशीन में कार्ड स्वाइप किया और थोड़ा मुंह बनाकर कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी सर, आपके कार्ड में पैसे नहीं है। ये नामुमकिन है। कार्तिक ने जैस्मिन के ऊपर 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए थे। कैशियर ने फिर से चेक किया तो पता चला कि कार्ड को फ्रीज कर दिया गया है, पर कार्तिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास कई बैंक्स के कार्ड्स थे। पर लगभग सभी कार्ड्स को ट्राई करने के बाद भी वो किसी भी कार्ड से पेमेंट नहीं कर पा रहा था। आखिर क्या परेशानी है? ये नामुमकिन है। कार्तिक के चेहरे पर बेचारगी और मायूसी छाई हुई थी। कार्तिक को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाकर पूछा, डैड, मैं किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? फोन उठते ही कार्तिक ने गुस्से में कहा, पर दूसरी साइड से उसके पापा भी परेशान ही लग रहे थे। कार्तिक की बात को पूरी तरह से अनसुना करते हुए कहा, मुझसे बात मत करो और कोई कॉल भी मत करना, घर में पुलिस आई है। कार्तिक का गला सूख रहा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? और डैडी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही फोन काट दिया था। कार्तिक खुद भी ये बात अच्छे से जानता था कि उसके घर में जो पैसे आ रहे हैं वो ईमानदारी के नहीं है। पर कार्तिक खुद ही हमेशा से लोगों को बताता फिरता था कि उसके पापा के पीछे कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अगर ऐसा ना होता तो कार्तिक की फैमिली इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोजीशन तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि इस समय कार्तिक के पास भी इतना समय नहीं था कि वो अपने पापा के बारे में सोचे। इस समय वो गैलेक्सी बार के बिल डेस्क पर खड़ा था और उसका कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा था, और अगर उसने बिल पे नहीं किया तो वो बार से बाहर नहीं निकल सकता था। कार्तिक ने अपने दोस्तों की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम लोग मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मैं कल तक तुम लोगों को दे दूंगा। अभी रुको जरा,
कार्तिक अपने दोस्तों से पैसे उधार देकर अभी निकलने ही वाला था कि पीछे से ध्रुव ने आवाज लगाकर उसे फिर से रोक लिया। अब क्या है? ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अभी तुमने मेरे सामने एक बोतल तोड़ी है। सही कहें तो बार की सारी बोतलें मैंने खरीद ली थी, पर तुमने उसे तोड़ दिया। क्योंकि तुमने इसे तोड़ा है तो तुम ही इसके पैसे भर दो। अब तक लगभग बार के सभी लोग ही ध्रुव और कार्तिक के पास खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। कार्तिक गुस्से में बोला, एक सड़ी सी बोतल कितने की होगी? आ जाओ, मैं अभी पे कर देता हूँ। अच्छी बात है। ध्रुव ने वेटर की तरफ इशारा किया जो अभी भी कांच के टुकड़े बटोर कर एक ट्रे में रख रहा था। ध्रुव का इशारा मिलते ही वेटर ट्रे लेकर सामने आया और बिल डेस्क की ओर बढ़ा दिया। कैशियर ने बोतल के टुकड़े उठाकर हैरानी से ध्रुव की तरफ देखा, फिर कार्तिक की तरफ देखकर बोला, जो बोतल टूटी है उसका नाम है मैकेलन। ये 1955 की है। इसकी कीमत। इतना कहकर कैशियर ने प्राइस टैग कार्तिक को दिखाते हुए बार कोड स्कैन कर कहा, 66,66,666 रुपए। बोतल की कीमत सुनकर लोग हैरान थे। ये बोतल इस बार की सबसे महंगी बोतल थी, जिसे गैलेक्सी बार ने बहुत सजा कर रखा था। हैरत की बात यह थी कि ये बोतल कार्तिक के ठीक सामने की बोतल में लावारिस किसने रख दी थी। शायद यही कारण था कि कैशियर ने बोतल को देखने के बाद पहले ध्रुव की तरफ देखा, फिर कार्तिक की तरफ। कुछ लोग अभी भी अपने मोबाइल से इस टूटी बोतल की फोटो ले रहे थे। कुछ लोग इस बोतल के बारे में सर्च कर रहे थे, जिसमें कार्तिक का एक गुर्गा भी था। उस बोतल के दाम सुनकर कार्तिक के होश उड़ गए थे। उसने 66 लाख रुपीस की शराब की बोतल तोड़ दी थी और उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। कार्तिक पागलों की तरह चीख रहा था। ये इतनी महंगी कैसे हो सकती है? कार्तिक की बात को अनसुना कर ध्रुव ने कैशियर से पूछा, पर मैं जान सकता हूँ कि कार्तिक पैसे कैसे देगा? और ध्रुव को जवाब मिला, शराफत से या मार खाकर। भले ही आज सवेरे तक ध्रुव गैलेक्सी बार का वो वेटर था, पर अभी ध्रुव इस पार्टी का होस्ट था। कैशियर ने ध्रुव की तरफ मुस्कुराकर देखकर कहा, चिंता मत करो, हमारे पास कई तरीके हैं पैसे वसूलने के। डर से कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं। वो डर और गुस्से से चिल्लाया, इस बोतल के पैसे मैं क्यों भरूं? मैंने तो इसे चखा तक नहीं है, ना मैंने इसे ऑर्डर ही किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके पैसे मेरे पर डालने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? और क्या तुम्हें पता भी है मैं किस फैमिली से आता हूँ? अब तक बार में खड़े बाउंसर भी आ चुके थे। मैं नहीं जानता तुम कौन हो और तुम्हारे बाप कौन है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर तुमने इसके पैसे 2 दिन के अंदर नहीं भरे तो मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा, समझ गए? इतना कहते ही बारकीपर ने एक घूंसा सीधे कार्तिक के चेहरे में जड़ दिया। क्या कार्तिक का फैमिली बैकग्राउंड पे काम नहीं आने वाला? क्या पुलिस अपने आप आई है या भेजी गई है? कैसे कर पाएगा कार्तिक इतनी बड़ी पेमेंट? तुम चाहो तो यहाँ काम करके सारा पैसा पे कर सकते हो। इस तरह 66 लाख रुपए कमाने में तुमको ये जिंदगी आराम से लग ही जाएगी। वैसे भी तुम अभी जवान हो। ध्रुव ने कार्तिक को देखकर तेज आवाज में कहा। कभी कार्तिक ध्रुव को भी ऐसे ही रोज तिल तिल कर मारता था। कार्तिक ने ध्रुव के साथ जो कुछ भी किया था उसे देखते हुए ध्रुव का रिवेंज बहुत ज्यादा था। ऑब्वियसली लोगों के घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से कुचलकर खत्म करने में ध्रुव को एक अजीब सा मजा आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये एक नशा है जिसका वो आदी होता जा रहा था। तुम रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, तुम मुझे किस बात के लिए वेट करने को कह रहे हो? तुम्हारे पापा ने अपने इन्वेस्टर से 6 करोड़ का फ्रॉड किया था और अब तक उनको अरेस्ट कर लिया गया होगा और उनको उम्र कैद की सजा से कोई नहीं बचा सकता। तुम अपने बाप के बिना कुछ नहीं हो कार्तिक। यू आर फिनिश्ड। ये शब्द कहते वक्त ध्रुव के दिल में बहुत ठंडक पहुंच रही थी। वहीं कार्तिक हैरान था कि ध्रुव को यह सब कैसे पता। ध्रुव को अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और 1 घंटे में कार्तिक की पूरी फैमिली चौपट हो चुकी थी। शहर के सबसे पैसे वाले लोगों में से एक शख्स को चौपट करने में केवल 1 घंटा लगा। ध्रुव ने गरीबी में जन्म लिया था। वो जानता था कि बगैर पैसों के सर्वाइव कैसे किया जाता है, पर कार्तिक को यह सब सीखने में अभी पूरी जिंदगी लग जाएगी। ध्रुव एक टेबल में बैठा और एक महंगी शराब लेकर पीने लगा।
नॉनसेंस। तुम जानते नहीं हो मेरे पापा के पीछे किन लोगों का हाथ है। उनको बाहर आने में केवल 1 मिनट लगेगा। कार्तिक को ध्रुव की बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था। वो गुस्से में ध्रुव की बातों को सुनकर बोला। ध्रुव ने मैकैलन 1955 की एक और बोतल बार काउंटर से निकाली। कार्तिक को देखकर बोतल तोड़कर कार्तिक के सिर पर उड़ेल दी। इसे चख लो कार्तिक, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी शराब है। आज के बाद तुमको कभी इतनी महंगी शराब चखने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद ध्रुव ने इशारा किया और बार के बाउंसर्स ने कार्तिक को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब ध्रुव को इस बार में काम करने की जरूरत नहीं थी और ध्रुव को लगा अब उसे अपनी आइडेंटिटी छिपाने की भी कोई जरूरत नहीं रही। ध्रुव फिर से अपनी टेबल में आकर शराब पीने लगा। अभी ध्रुव ने कुछ पेग लिए ही थे कि जैस्मिन भी वहां आ गई। जैस्मिन काफी देर तक अपने प्राइवेट रूम में कार्तिक का इंतजार कर रही थी, पर अभी तक वो नहीं आया तो जैस्मिन को फाइनली बाहर आना पड़ा। वो कार्तिक को लेकर बहुत परेशान थी। ध्रुव की नजरों में जैस्मिन कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, पर इस इंसिडेंट के बाद उसे देखने का नजरिया ही बदल गया था। वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार एक सड़क छाप लड़की थी। उसे पैसों के अलावा और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। जैस्मिन ध्रुव को देखकर उसके पास आकर बोली, कार्तिक कहाँ है? ध्रुव ने उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, वो तो गया। यहाँ क्या हुआ था इसका शायद जैस्मिन को कुछ अंदाजा हो गया था या किसी ने उसे बता दिया था। इसलिए जैस्मिन ने ध्रुव से कहा, अब ध्रुव, तुम यहाँ ऐसे बैठकर क्यों पी रहे हो? मुझे लगता था तुम मुझे चाहते हो, पर तुम अपने पैसों को इस तरह से बर्बाद करने में लगे हो। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव हंस दिया। मेरे पीने से तुम्हें क्या परेशानी है? मैं अपने पैसों से पी रहा हूँ। क्या ये कार्तिक से बेहतर नहीं है जो अपने बाप के पैसों से रोब झाड़ता था? ध्रुव की बात सुनकर जैस्मिन ने जो कुछ सुना था वो कह दिया। सच में? क्या तुम सच में अपने पैसों से पी रहे हो? अगर सच में हिम्मत है तो सबके सामने एडमिट करो कि तुमने पैसे चोरी किए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे जैसे लड़के को देखकर काफी नाराज होगी। इतना कहकर जैस्मिन बार से बाहर जा रही थी। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव हैरान था। ये पैसों की चोरी की बात कहाँ से आ गई और जैस्मिन माँ का नाम क्यों ले रही थी? क्या कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है? इसलिए ध्रुव ने जैस्मिन से पूछा, क्या बोल रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? जैस्मिन ने नाराजगी के साथ ध्रुव को देखकर कहा, ध्रुव, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। तुमने अलीशा के पैसे चुराकर अपनी माँ को शॉपिंग कराई, अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने घटिया इंसान होंगे। जैस्मिन की बात सुनकर ध्रुव को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अलीशा कहाँ से आ गई और ये बातें कौन फैला रहा है। अलीशा जैस्मिन की सहेली थी। जब जैस्मिन और ध्रुव साथ में थे तब से अलीशा ध्रुव को नीचा दिखाने की कोशिश करती आ रही थी। जैसे ही अलीशा ध्रुव को देख लेती थी वैसे ही उसका पारा चढ़ जाता था। उसे ध्रुव जरा भी पसंद नहीं था और वो हमेशा ही पीठ पीछे ध्रुव की बदनामी करती आ रही थी। अलीशा ध्रुव के बारे में क्या सोचती है ध्रुव अच्छे से जानता था, पर इस बार अलीशा ने हद पार कर दी थी। अलीशा ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। जैस्मिन के जाने के बाद ध्रुव ने अलीशा को फोन लगाया। ध्रुव, तुम्हारे जैसा चोर मुझे क्यों कॉल कर रहा है? अच्छा हुआ जैस्मिन ने तुमसे दूरी बना ली। तुम्हें तो यूनिवर्सिटी के बेसिक एटिकेट्स भी नहीं पता है। तुम घटिया इंसान हो ये तो मुझे पता था, पर तुम चोर भी होगे ये पता नहीं था। अलीशा की बात सुनकर ध्रुव ने पूछा, मैंने तुम्हारे कौन से पैसे चुराए? जरा ठीक से बताओ। ध्रुव ने गुस्से में दांत पीसते हुए अलीशा से बोला, तो इस पर अलीशा ने जवाब दिया, तुम कितने घटिया इंसान हो, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे मेरे 40,000 रुपए वापस कर दिए हैं। अलीशा की बात सुनकर ध्रुव परेशान था। माँ का इन सब से क्या लेना देना? माँ ने अलीशा को पैसे क्यों दिए और उनके पास ये पैसे कहाँ से आए? जब वो यूनिवर्सिटी में आई थी तो उनके पास केवल 4,000 रुपए थे। उधर अलीशा बोले जा रही थी, मैंने तुम्हारे जैसा नालायक इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम्हारी माँ ने हॉस्पिटल से वापस आकर मुझे मेरे 40,000 रुपए वापस कर दिए। पता नहीं वो कहाँ से लेकर आई होंगी। तुम जरा खुद को देखो, इन पैसों से तुम बार में बैठकर शराब कैसे पी सकते हो? ये क्या कह रही थी जैस्मिन?
ध्रुव ने चोरी की थी? और माँ हॉस्पिटल में क्यों गई थी? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल का नाम सुनकर ध्रुव चौंक गया। वो अच्छे से जानता था कि उसकी माँ के पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी और ध्रुव की फैमिली में लगभग सभी लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। ना ऐसा कोई था जो माँ को 40,000 रुपए दे दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ अपना खून बेचकर पैसे लाई हूं? ये सोचकर ही ध्रुव को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। ध्रुव ने अलीशा का फोन काटा और तुरंत यूनिवर्सिटी की ओर चल दिया। उधर ध्रुव की माँ भी यूनिवर्सिटी से वापस जा रही थी। वो धीरे धीरे पैदल चलते हुए यूनिवर्सिटी गेट से बाहर जा रही थी और अलीशा उनको बाहर तक छोड़ने आई। उधर माँ अलीशा को समझा रही थी। देखो बेटा, प्लीज ध्रुव के लिए दिल में कोई बैर मत रखना। मैं जानती हूँ मेरा बेटा इस तरह का नहीं है, पर वो मेरे लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहता था। बस उसे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें ये 3,000 रुपए और देती हूँ, पर मुझसे वादा करो बेटा कि तुम किसी से ये नहीं कहोगी। ध्रुव की माँ जानती थी कि एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी थी। यहाँ काफी बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। ध्रुव ने जो भी गलती की हो, पर ध्रुव को यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। भले ही ध्रुव ने चोरी की हो, पर माँ अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। अलीशा ने पैसे ले लिए, पर अभी भी वो नाराज लग रही थी। पैसे अपने पर्स में रखने के बाद अलीशा ने कहा, बेहतर होगा कि आप ध्रुव को समझाइए, वो काफी आगे जा चुका है। इतना कहकर अलीशा वापस जाने वाली थी कि तभी ध्रुव आ गया। ध्रुव को देखते ही अलीशा भड़क उठी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा होता कि तुम मेरे पास आकर मुझसे माफी मांग लेते और दोबारा ऐसा कुछ न करने की कसम खाते तो मैं तुम्हें माफ। अभी अलीशा आगे कुछ कहती कि ध्रुव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चुप! ध्रुव इतनी जोर से चिल्लाया था कि आसपास खड़े लोग भी उन तानों की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे उस जगह भीड़ बढ़ने लगी थी। जब ध्रुव की माँ ने देखा कि चारों ओर भीड़ बढ़ने लगी है तो वो डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई इस बारे में जाने। वो ध्रुव को लेकर एक तरफ हो गई और बोली, इस बारे में कोई बात मत करो, मैं तुमसे घर पहुंचकर बात करूंगी। ध्रुव गुस्से में बोला, पर माँ मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। फिर ध्रुव अलीशा के पास जाकर बोला, तुमने कहा मैंने पैसे चुराए हैं, पर क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस है? क्या अलीशा को अपनी बात प्रूफ करनी होगी? उसने कह दिया इतना काफी नहीं है? क्या ध्रुव को पता नहीं कि वो कितनी गरीब फैमिली से आता है? अलीशा के मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। अलीशा आज झूठे घमंड में जी रही थी। आज उसके सामने ध्रुव खड़ा था। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ध्रुव उससे आंख में आंख डालकर बात कर रहा था। तो खुद को बचाने के लिए अलीशा बोली, ध्रुव, मैंने तुम्हें बचने का एक मौका दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ से सिंपैथी थी, पर मुझसे माफी मांगना तो दूर, तुम मुझ पर ही दबाव बना रहे हो। चलो अभी स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस, वहाँ चलकर ही बात करते हैं। अलीशा अपने स्टेटस का फायदा उठा रही थी और उसे लगा स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस में जाने का नाम लेकर ध्रुव को डरा लेगी। ध्रुव दिल से साफ इंसान था जो आमतौर पर लड़कियों से इस तरह बीच में सड़क में खड़े होकर बहस करने से बचता था। पर आज उसकी माँ के सामने कोई उसे चोर कहे तो वो चुप नहीं रह सकता था। ध्रुव ने गुस्से में कहा, हमें स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे कितने पैसे चुराए हैं? अलीशा को लगा स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस का नाम सुनकर ध्रुव डर गया है। अलीशा ने कहा, 40,000 रुपए। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पैसे वापस कर पाओगे? अलीशा की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, तो तुमको लगता है कि तुम्हारे पैसे चुराकर मैंने अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदे, करेक्ट? ध्रुव का सवाल सुनकर अलीशा मुंह बनाकर बोली, ऑफ कोर्स, सब जानते हैं, तुमको भी और तुम्हारी फैमिली को भी। तुम्हारी माँ ने जो कपड़े पहने हैं ना, वो उनकी हैसियत से ज्यादा लग रहे हैं। तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो? सभी जानते थे कि ध्रुव इतनी महंगी ड्रेस कैसे अफोर्ड कर सकता है। सभी ने उसे हमेशा ही साधारण कपड़ों में देखा था और आज अचानक से उसकी माँ काफी महंगे दिखने वाले कपड़े पहनकर आई थी। साफ लग रहा था कि ये कोई ब्रांडेड ड्रेस ही है। भीड़ में तरह तरह की बातें हो रही थी। पता नहीं कितना घटिया इंसान है, उसके पैसे चुरा कर अपनी माँ के लिए कपड़े खरीद कर लाया है।
तमाशा बढ़ता जा रहा था और इसलिए भीड़ भी। भीड़ में ध्रुव के क्लासमेट्स भी थे। अलीशा आगे बोली, मेरे पर्स में 40,000 रुपए थे और क्लास में किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए और तुम क्लास से सबसे बाद में निकले हो। अलीशा भीड़ को सुनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, अगर मैं प्रूव कर दूं कि मैंने जो कपड़े खरीदे हैं वो 40,000 रुपए से ज्यादा के हैं तो क्या तुम मान लोगी कि मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए? ध्रुव की बात सुनकर अलीशा हैरान थी। वो 40,000 रुपए भी ज्यादा समझ रही थी, पर ध्रुव तो कह रहा था कि उसने कपड़े और भी ज्यादा महंगे लिए हैं। अलीशा हमेशा से ही ध्रुव को नीची नजरों से देखती थी। ध्रुव ने कई बार नोटिस किया कि वो किसी भी ग्रुप में ध्रुव की बात काट देती थी। पीठ पीछे बुराई करना तो आम बात है, पर आज ध्रुव सबके सामने अलीशा को आईना दिखाने के मूड में था। मैं सबके सामने ये कह रहा हूँ कि मेरी माँ ने जो कपड़े पहने हैं वो तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर अलीशा जोर से हंसती। अलीशा जानबूझकर ध्रुव को चिढ़ाने के लिए इस तरह से हंस रही थी। अलीशा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ध्रुव, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर मैं तुम्हारी माँ की ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर पाई ना, तो मैं तुम्हारी माँ से लिए हुए सारे पैसे वापस कर दूंगी, ओके? ध्रुव की बात सुनकर अलीशा अपना टेम्पर खो चुकी थी, पर ध्रुव के लिए इतना काफी नहीं था। अलीशा ने उसे कई बार बेइज्जत किया था, इसलिए इस बार ध्रुव उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। इसलिए ध्रुव ने अलीशा को छेड़ते हुए कहा, अगर तुमने गलत तरीके से पैसे लिए हैं तो वापस करने ही होंगे, पर तुमने तो गलत एलिगेशन लगाए हैं, उसका क्या? अलीशा हैसियत की बात सुनकर पहले से ही नाराज थी। अब ध्रुव की गलत तरीके से पैसे कमाने की बात सुनकर वो गुस्से से भड़क चुकी थी। अब क्या करेगी अलीशा? अलीशा को इसकी क्या सजा मिलने वाली थी? क्या ध्रुव बदला लेगा अपनी इस बेइज्जती का?